आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे पहले दिन तक हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी। तो बेंजीन के जैसे ये भी ईएसआर रिएक्शन देता है, कॉमन है इसमें भी, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण हमें क्लियर है कि इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और यह रेजोनेंस के माध्यम से हम देख सकते हैं जब इस पर यहाँ पर एक अटैक कर सकता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा यहाँ पर अटैक कर सकता है, तीसरा यहाँ पर। ये और ये तो सेम है, ये इधर है चाहे इधर है, ऑर्थो पोजीशन है, मैंने बताया था पहले दिन, और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा। इसलिए जब हम प्रोडक्ट इसके बन रहे होंगे हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे, मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान रख लो आप। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण दो ही जगह पर इसकी संभावना बढ़ रही है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा। लाइक बेंजीन, बेंजीन के जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमको हर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, और सब सेम रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। आप एक चैप्टर का आप याद कर लेंगे तो आपको सब में कॉमन हो जाती है वो लगभग। ठीक है, केवल रिएक्टेंट बदल रहा है, और प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ता है, वो सब में एक जैसे ही जुड़ता है। तो एक बार पढ़ लेंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं, या रिंग के जितने भी रिएक्शन होते हैं, वो ज्यादा ईजी होते हैं खुली चेन के रिएक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात आ जाती है हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, कि जब किसी एरिल हैलाइड पर कोई हेलोजन अटैक करता है तो क्या होता है, आना कहाँ है उसको, ऑर्थो और पैरा पर। आना कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पर। जिससे भी अटैक कर रहा है उसको ऑर्थो और पैरा पर लगा दो। लग गया जी? कोई परेशानी है? नहीं। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है? ठीक, क्या बन रहा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? मेटा तो बनेगा नहीं, मैंने बता दिया। क्यों, ये भी बता दिया, बाकी अपनी किताब भी पढ़ लेना। हेलोजिनेशन में किसके साथ रिएक्शन हो रहा है भैया? हेलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस पेरिक्लोराइड, निर्जल FeCl3 के साथ। इनका भी ध्यान रखना, ये बीच में जो है। दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन माने HNO3 के साथ रिएक्शन होगा हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाइट्रेशन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है हमेशा, ज्यादा एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। तो रिंग पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन जब भी होगा रिंग पर क्या इंट्रोड्यूस होगा, NO2। कहां पर आना है, ऑर्थो और पैरा पर आने से आपके ऑर्थो और पैरा पर आ जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाम इस तरह है। नाइट्रेशन में NO2 आ रहा है, सीधे ही याद हो जाएगा। उसके बाद आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हो रहा है, SO3H उसके रिंग पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, SO3H कहीं भी। तो ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड और ऑर्थो और पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड हमारे बन जाएंगे। क्लियर हो गया? कहीं भी सल्फोनेशन होगा SO3H आएगा, कहीं भी नाइट्रेशन होगा NO2 आएगा, कहीं भी हेलोजिनेशन होता है हेलोजन आ जाएगा, आपका ClHCl, Br है तो Br। ठीक है, ये सिंपल है, और हर एक में ये होना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो हमारा वहां पर ही था, एल्किल हैलाइड में था। एल्किल हैलाइड में था ना कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, रिंग पर एल्किल ग्रुप आ जाता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट वहां पढ़ चुके हो इससे पहले, पीछे देख लेना। निर्जल AlCl3 की एनाइड्रस लिखा हुआ है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिंग पर CH3 आ गया। वहां टोल्विन बन रहा था ना, यहाँ ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, पैरा क्लोरोटोल्विन। क्लियर? समझ गए हो? रिंग पर CH3। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में CH3Cl के साथ होता है, एल्किल हैलाइड के साथ। एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड के साथ होता है, CH3COCl के साथ। रिंग पर ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा COCH3, रिंग पर COCH3 इंट्रोड्यूस हो गया। कहां पर, ऑर्थो और एसिटो ग्रुप उसमें आ गया। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद वुड्स रिएक्शन वहां भी थी, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन है मेनली, वुड्स करके नहीं है, ये रिएक्शन विद मेटल है, और सोडियम के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल वाले में था ना, हाइड्रोकार्बन बनते थे, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन बनते हैं।
कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिंग पर आपका एल्किल हैलाइड है। इसको आप क्या कह सकते थे, वुड्स फिटिंग टाइप है। ये रिएक्शन है वुड्स फिटिंग की, याद आ रहा है? एक एल्किल होता था, एक एरिल होता था। वुड्स में तो एल्किल ही एल्किल होता था ना, ये वुड्स फिटिंग। दूसरी इसकी फिटिंग है, फिटिंग में दोनों एरोमेटिक होते थे, वहां लिख रखा है, वहां पर वहीं पर बता दिया था मैंने, हालांकि वो यहाँ पर बताना है। दोनों रिंग जुड़ गई तो क्या बन गया, बाइफेनिल। क्लियर? उसके बाद एक इसका रिडक्शन है, अपचयन इसको कहते हैं आपके में, अपचयन। इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, मैंने शॉर्ट में लिखा है LiH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका रिड्यूसिंग रेजेंट है LiAlH4, ठीक है, LiH लिखा है शॉर्ट में। तो आपका बेंजीन बन जाता है। कैसे आता है कि आप कैसे बनाएंगे, वहां भी था पिछली बार, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे, तब भी हमने बेंजीन बन रहा था, फिनॉल के साथ ट्रीट कर रहे थे, है नहीं? तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस प्रकार से आपका ये एरोमेटिक वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये पॉली हेलोजन यौगिक है, इसको कल मैं बता दूंगा, थ्योरेटिकल है, ज्यादा वो है नहीं, इनको पढ़ लेना, आप खुद ही कर लेना। तो मेरे ख्याल से फिर ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा कल, ठीक है? इस चैप्टर में हमने एक तारीख से शुरू किया था, याद है? तो मैंने कहा था 1 महीना लगेगा, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ 20 आते आते खत्म कर दिया, क्योंकि 3 दिन में ट्रेनिंग में चली गया और बाकी ये हो गया, ठीक है? तो हमारा ये हो गया, और मुझे लगता है अब क्या है, अब सारे रिएक्शन सेम होंगे सब में, हर चैप्टर में, और हर चैप्टर 2-2, 3-3, 4-4 दिन में खत्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब पुराने रिएक्शन सब आपको आने चाहिए, जैसे ये इससे थोड़ा तो मैं लगा था, पहले पीछे पढ़ चुके हैं, फिडल का भी पढ़ चुके हैं, फिटिंग सब पढ़ चुके हैं। अब अगले हर चैप्टर में ऐसे ही सवाल होंगे। आगे बात समझ में, इनको नोट करो, और फिर कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर मुझे पूछ लो। ओके।